ओके स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस सेशन में हमने यह एक अदद कोड डिज़ाइन किया था, लिखा था। देन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना था, जो कि हमारे पास हमने नहीं किया था। अब देखेंगे। सबसे पहले तो क्लास इसका आउटपुट दोबारा से एक नज़र देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करते हैं। और रन करने के बाद अब यहाँ पे मुझसे यूज़र से इनपुट मांगा जा रहा है और यूज़र से इनपुट मैंने फॉर सपोज 10 दिया। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट जनरेट हो रहा है और हर रॉ में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है और वही इंक्रीमेंट जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर ये बेसिकली 10 टाइम्स जो भी नंबर ऑफ आइट्रेशन चल रही है उसी में उतने का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस पैरामीटर को एक ड्रॉ किया था हमने बाय यूजिंग नेस्टेड लूप से। तो जनाब यहाँ पर हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया था, एक वेरिएबल लिया था मैसेज 1 के नाम से, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग अपना इनपुट किया था कि भाई इंटर द नंबर। और सबसे पहले हमने उसी स्ट्रिंग को इन 2 लाइनों में प्रिंट करवा लिया। फिर उसके बाद हमसे मांगा जा रहा है यूज़र से इनपुट। तो हमने सीधी सीधी एक इंस्ट्रक्शन लिखी, कॉल राइट डेसिमल, और जो भी यूज़र से इनपुट आया वो EAX में जाता है और हमने उसको नम वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। अब ये नम बेसिक नम में क्या है, यूज़र इनपुट, जो भी यूज़र ने इनपुट की वैल्यू। अब जनाब लूप स्टार्ट करने से पहले हमने लूप का स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि भाई लूप जो है वो ECX को हमने लूप के ब्याज पर दे दिया कि भाई ECX जो इतना नंबर ऑफ टाइम जो है वो लूप चलेगा। ECX की वैल्यू 1 कर दी और EBX की वैल्यू 1 कर दी। ये 1 क्यों करी? क्योंकि हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लूप को चलाना है, कितने नंबर ऑफ टाइम जितने यूज़र ने इनपुट दिया। अब यहाँ पर देखिए पहला लूप जो है उसके लिए जो इंडेक्स की वैल्यू बनती है वो CX के लिए इस्तेमाल कर ली और BX को इस्तेमाल कर लिया चाइल्ड लूप के लिए, जो कि CX के टाइम चलेगा। अब यहाँ पे पहला लूप हमने किस लिए डिफाइन किया? भाई पहला लूप मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके लिख दूं, ये जो पेरेंट लूप है फॉर लेंथ, और जो मेरे पास जो नेस्टेड लूप है जनाब वो है चाइल्ड लूप फॉर ब्रेथ। अब ये इसकी एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है? सबसे पहले हम इसको ड्राई रन करके अपनी फर्स्ट आइटरेशन को चेक करेंगे कि हमारी फर्स्ट आइटरेशन किस तरीके से मूव हो रही है। स्टेप ओवर यहाँ पर यूज़र, यहाँ पर हमारे मैसेज प्रिंट हुआ और यहाँ पर यूज़र से इनपुट मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने यूज़र से इनपुट दे दिया फॉर सपोज 5, सही है ना, और इंटर कर दिया। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन देखिए, यूज़र से इनपुट आ गया 5 किस में गया? EAX में। हमने टेम्परेरी तौर पर नम के वेरिएबल में इसको स्टोर करवा दिया स्टेप ओवर। काउंटर को स्टार्ट कर दिया ECX और EBX को 1 1 से। अब यहाँ पे पहला लूप इस्तेमाल हो रहा है। यूज़र इनपुट क्या है जनाब? यूज़र इनपुट है हमारे पास 5 जो कि नम के वेरिएबल में है और ECX की वैल्यू इस टाइम 1 है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि भाई 1 इज लेस देन इक्वल टू हो सकता है यूज़र इनपुट तक। तो ECX की वैल्यू 1 है और यूज़र इनपुट 5 है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये लूप के अंदर चले आएगा। और जो CX की वैल्यू, अब यहाँ पर देखें, अब ये काउंटर लूप के अंदर जाने से पहले पहले ये देखेगा कि भाई लूप के अंदर इंटर होने से पहले वो इस इंस्ट्रक्शन को पास आउट करेगा, फिर उसके बाद जाएगा इस इंस्ट्रक्शन में। ये अब यहाँ पर ECX की वैल्यू को मैंने EAX में मूव इसलिए करवाया है जनाब कि सबसे पहले हमारे पास लूप जो चलेगा वो 1 से चलेगा और 1 से चलेगा यूजर इनपुट तक। तो हमने हमारी पहली वैल्यू क्या है? 1। तो हमने प्रिंट करवाने के लिए फॉर इंस्टेंस हमने CX की वैल्यू को EX में मूव करवा लिया और EBX को हमने कह दिया भाई वो 1 के बराबर है। तो यानी स्टेप ओवर के बाद अब यहाँ पर मेरे पास अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट जो होगा वो चाइल्ड लूप करवाएगा आइटरेशन वाइज। देखें BX की वैल्यू क्या है? 1 है और BX ये चाइल्ड लूप का नेचर आप सबको पता है कि भाई पेरेंट लूप की फर्स्ट आइटरेशन में चाइल्ड लूप की तमाम आइटरेशन चलती हैं।
अब यहाँ पर कंडीशन क्या है चाइल्ड लूप की कि भाई ई बी एक्स की वैल्यू क्या है 1, 1 जो है वो सी एक्स की वैल्यू से लेस होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए। अब इस टाइम यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या है, लेस की कंडीशन नहीं है लेकिन इक्वल टू की कंडीशन है, तो ये चाइल्ड लूप में आ जाएगा। चाइल्ड लूप में आने के बाद पहले इंटर होने से पहले एन डब्ल्यू को देखेगा, फिर चाइल्ड लूप में आने के बाद जो ई एक्स की वैल्यू, ई सी एक्स की वैल्यू से जो हमने ई एक्स में भेजी थी वो वैल्यू यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी सीधी सीधी। तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया इस टाइम। अब 1 के बाद यहाँ पर क्लास देखिए ई बी एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, बट यहाँ पर ई सी एक्स की वैल्यू क्या थी, ई 1 थी, ठीक है। और यहाँ पे ई बी एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मेरे पास लूप जो है वो एंड हो जाएगा, चाइल्ड लूप ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद पहले इंस्ट्रक्शन पेरेंट लूप अब यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है। पेरेंट लूप क्या करेगा, जब चाइल्ड लूप एंड हो जाएगा तो लाइन ब्रेक करेगा, ई सी एक्स को इंक्रीमेंट करेगा और ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर ई सी एक्स की वैल्यू क्या हो गई जनाब, ई सी एक्स की वैल्यू हो गई 2। अब ई सी एक्स की वैल्यू वापस ई एक्स में स्टोर हो जाएगी और ई बी एक्स की वैल्यू भी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ई बी एक्स की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। तो यहाँ पर जनाब अब ये वाली कंडीशन 2 दफा चलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ई बी एक्स की वैल्यू वापस 1 हो चुकी है लेकिन ई सी एक्स की वैल्यू अब यहाँ पे क्या है, 2 है। तो अब ये एक 1 के लिए चलेगी और एक 2 के लिए चलेगी। तो नेस्टेड लूप 2 दफा मेरे स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे आने के बाद ई एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, ई बी एक्स की वैल्यू को वो करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, दोबारा से इसको चलाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए मेरे पास नेक्स्ट आइटरेशन, पेरेंट लूप की फर्स्ट आइटरेशन में नेस्टेड की एक आइटरेशन चली, फिर पेरेंट लूप की सेकंड आइटरेशन में नेस्टेड की 2 आइटरेशन चली, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉल सी आर एल एफ की वजह से लाइन ब्रेक हो जाएगी और फिर इंक्रीमेंट होगा सी एक्स, और सी एक्स होने के बाद जनाब सी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। फिर दोबारा से ये वाला लूप जो है वो चलेगा, क्यों, क्योंकि यूजर इनपुट क्या था, 3 था और सी एक्स की वैल्यू अब ये इक्वल टू वाले के लिए चल रही है। तो सी एक्स की वैल्यू दोबारा ई एक्स में पास होगी, ई बी एक्स को हम दोबारा 1 से चलाएंगे। अब ये चाइल्ड लूप कितना टाइम चलेगा, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए और एक 3 के लिए। तो ये 3 दफा ये वाला लूप चलेगा और मुझे 3 दफा ये प्रिंट करवा के देगा। ठीक है जनाब, इसने यहाँ पर 2 दफा और ये 1 दफा और चलेगा लूप। इसने दोबारा प्रिंट करवाया, इंक्रीमेंट करवाया। अब ये मेरे पास चाइल्ड लूप की 3 आइटरेशन चल गई। अब ये चाइल्ड लूप ब्रेक होने के बाद पेरेंट लूप में आ जाएगा, लाइन ब्रेक कर देगा और इंक्रीमेंट कर देगा ECX को। अब ECX यूजर इनपुट से बड़ी हो जाएगी तो जिसकी वजह से ये पेरेंट लूप भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद अच्छा यहाँ पर अच्छा सॉरी 5 है ना यूजर इनपुट, तो ये अभी स्टिल चलता रहेगा। तो इसी तरीके से जो है वो इसका फ्लो चलता रहेगा। ये 4 दफ़ा चलेगा, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से ये 5 दफ़ा चलेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा जब ये मेरे पास 5 आइटरेशन चल जाएंगी तो ये वाला लूप जो है वो यूजर इनपुट से यहाँ पे आने के बाद 5 की वैल्यू 6 हो जाएगी और 6 यूजर से इनपुट मैच नहीं करेगा तो पेरेंट लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। और ये मेरे पास उसके अकॉर्डिंग ये नेस्टेड लूप की एग्जाम्पल है। कितनों को ये बात समझ में नहीं आई तो पूछ लें भाई। अब ये बना बनाया लूप है, अब इसकी में आप कोई सा भी वेरिएबल यूज कर लो, कोई सा भी रजिस्टर यूज कर लो, ECX की कैद नहीं है भाई, आपको बता दूं, क्योंकि वाइल इटसेल्फ एक लूप है। हाँ अगर आप लूप लगाना चाहते हो, अनकंडीशनल लूप की कमांड यूज करना चाह रहे हो तो वहां पे आपको ECX इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ऑल क्लियर, कैन आई गेट अ यस? यस सर। और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास लैब नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गई। लैब नंबर 5 थी सिर्फ लूप पर थी। अब जनाब सर ये आप लोगों को इसमें जी कोड शॉर्ट नहीं हो सकता थोड़ा, जैसे हम रजिस्टर्स में बाद में वैल्यूज मूव करा रहे हैं? वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ भी काम करवाओ। अब जैसे कि आप लोगों को टास्क दिया हुआ है, इसमें लैब नंबर 5 का टास्क क्या करना है। अब आप लोगों को लैब नंबर 5 के टास्क में ये करना है जनाब कि मेक अ प्रोग्राम, प्रिंट द राइट एंगल ट्राइंगल, प्रिंट ओनली ऑड नंबर
इंस्टीड ऑफ इवेंट, यानी आपके पास ये वाला आउटपुट आना चाहिए। अब यूजर से इनपुट किया गया 9, अब आपके पास जो डिस्प्ले होंगी वो होंगी सिर्फ ऑड नंबर वाली टर्म्स, इवन वाली स्टैटिक हो जाए बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये तो सर इसका असल बेहतरीन तरीका ये है कि इस प्रोग्राम को पहले सी शार्प पे इम्प्लीमेंट करो और उस सी शार्प के कोड को कन्वर्ट करो किसमें, असेंबली में, तो आसान हो जाएगा। डायरेक्ट असेंबली में करने बैठोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक रिकमेंडेशन है, वरना आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरीके से भी कोड करो। दूसरा सवाल जनाब आपके पास ये है, कुछ ये वाला पैरामीटर ड्रॉ करना है, हाफ ऑफ डायमंड, और इसमें आप लोगों को क्या करना है कि 1 के बाद से वही ऑड नंबर वाली फिगर को डिस्प्ले करना है, बाकी जो है वो भाई आपको लॉजिक क्लियर होनी चाहिए ना। कौन मोहम्मद उमर, सी शार्प में तो आसानी से हो जाएगा, बस जो लॉजिक आप बिल्ड करोगे सी शार्प में वही लॉजिक आप बाय यूजिंग कंडीशनल लूप्स लगाकर आप इस्तेमाल कर लो। या बल्कि चलो एक काम करते हैं, छोड़ो इन दोनों सवालों को, टास्क नंबर 1 नोटिस कर लो अपने पास, आसान कर देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को जो ये वाला टास्क आप लोगों ने अभी वाइल लूप से किया है ना, मैं ये वाला कॉपी करके आप लोगों को शेयर कर देता हूँ अपने पास, नोटिस कर लो सब लोग, और मुझे एक्नॉलेज करो सबके पास कोड आ गया। ये अरवाइन का कोड आ गया सबके पास? ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, नोटिस कर लो सर भाई आ अपने गया। पास। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आप लोगों को जो ये कोड दिया गया है ना, इसी कोड को आपने वाइल से नहीं करना, आपको कंडीशनल लूप से करना। सेम यही प्रोग्राम, कहीं भी वाइल ना लिखा हुआ नजर आए, क्योंकि वाइल करवा चुके हैं। आपको करना है कंडीशनल लूप से, ये वाले लैब नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो ये वाले लूप इस्तेमाल होंगे ना। अब यहाँ पे आपको क्या कौन से यूज इस्तेमाल होंगे कि भाई जे लेस देन, जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, इनमें से आपको डिसाइड करना है कि भाई कौन से लूप। लेबल इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने ये वाला टास्क करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो कहीं भी लेबल नजर नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पर हम लूप, यहाँ पर बना बनाया अरवाइन का लूप इस्तेमाल किया है। अब आप लोगों को बाय यूजिंग कंडीशनल जंप ये वाला सवाल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आप लोगों का, सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब उसके बाद ठीक है क्वेश्चन सर। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इनमें से कोई सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये जो पैरामीटर डिफाइन किए हैं ना इनको छोड़ो। आपको यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है कि राइट अ प्रोग्राम असेंबली मेन्यू टू फाइंड द प्राइम नंबर विद इन द रेंज ऑफ द नंबर। अब आप कोई भी यूजर से इनपुट लो, सही है, यूजर से इनपुट लो, फॉर एग्जांपल मैंने यूजर से इनपुट ले लिया 10, तो 1 से लेकर 10 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो आपको डिस्प्ले करना है। ये सी शार्प में बना बनाया एल्गोरिथम भी आपको मिल जाएगा, गूगल करना, और बहुत आसान सी लॉजिक है इसकी। प्राइम नंबर की लॉजिक तो सबको आती होगी ना, बस वो आपने उन्हें असेंबली, बस ये दो दो सवाल हैं लैब नंबर 5 के, बस ये दो सवाल आप लोगों ने करने हैं। एक ये वाला सवाल एज अ क्वेश्चन नंबर 2 के तौर पर यूज होगा, और एक जो है वो वाला सवाल जो अभी मैंने आपको बताया, जो ये वाला कोड जो आप लोगों को करवाया है, ये वाला आउटपुट सबका आना चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल 5 देता हूँ, अब यही वाला सेम आउटपुट सबका आना चाहिए, लेकिन ये वाला आपको लूप से नहीं करना, या आप लोगों को कंडीशनल जंप से लेवल यूज करके करना है। ठीक है भाई, ये दो सवाल है, लैब नंबर 5 आपकी सर ये कंप्लीट हो गई जी। नेस्टेड से हमने पढ़ा था, नेस्टेड लेबल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं नेस्टेड लेवल। ठीक है जनाब,
तो अब यहाँ पर हमारे पास नया लैब नंबर 6 क्या आ रही है, डुप्लीकेट ऑपरेटर, एरेस, एरे वेरिएबल बेसिकली क्या है। देखो हमारे पास यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज होता है DUP के नाम से, जिसको हम लोग कहते हैं डुप्लीकेट ऑपरेटर। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई डुप्लीकेट टू एलोकेट क्रिएट स्पेस फॉर एन एरे और स्ट्रिंग, यानी ये किसी भी वेरिएबल को एक एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है कि भाई अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि भाई वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमें ये पता है कि भाई वेरिएबल कंटेन ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। बट ये डुप्लीकेट ऑपरेटर क्या करता है, उस वैल्यू को एक एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है कि आप जो है उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइज करवा सकते हो। अब यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ कि डुप्लीकेट ऑपरेटर एलोकेट द स्टोरेज फॉर मल्टीपल डाटा आइटम। अब ये मल्टीपल डाटा आइटम का मतलब किस में मिलता है हमें, C# में कौन सा कॉन्सेप्ट मिलता है, एरेज का। एरे एक वो वेरिएबल होता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि भाई सेम डाटा टाइप पे एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है। यही होता है ना एरे का कॉन्सेप्ट, या कुछ और होता है। स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं करते हो तुम लोग, अच्छा बात नहीं है। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास डुप्लीकेट ऑपरेटर जो है वो एरे का काम कर रहा होता है कि भाई स्टोरेज प्रोवाइड करता है मल्टीपल डाटा आइटम यूजिंग अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन एज अ काउंटर। इट इज particularly useful when allocating space for the string or array and can be used to initialize or uninitialize data। जनाब हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, इसको एलोकेट करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है, मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर दूं। एक तो हमारे पास तरीका ये होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेरिएबल लिया, उसकी टाइप डिफाइन करी बाइट, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बाइट के बाद मैंने बाइट भी डिफाइन कर दी कि भाई 20 बाइट, और यहाँ पर लगा दिया DUP। एक तरीके का तो ये है। अब इसका क्या मतलब है इसको देखते हैं। एक तरीके का ये है कि मैंने एक और वेरिएबल लिया बाइट, इसको डिफाइन किया, 20 बाइट इसको भी दे दिया, और DUP के बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। और जनाब एक और वेरिएबल उठाया जिसमें मैंने कह दिया कि भाई इसकी टाइप भी क्या है, बाइट, और मैंने यहाँ पर दे दिया 4। DUP के बाद मैंने यहाँ पर एक कोई ना कोई वैल्यू दे दी कि फॉर एग्जांपल अली। अब ये तीनों का मतलब जनाब ये है कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं, इस लैब के एंड में बाकायदा डुप्लीकेट ऑपरेटर एरे वेरिएबल को यूज करते हुए हमने उसमें यूजर से इनपुट लिया और उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट भी करवाई है। सही है। अभी सिर्फ डेफिनेशन को देखो, डेफिनेशन क्या कह रही है कि भाई यहाँ पर जो हमने पहला पैटर्न यूज किया है, तो इसने क्या किया कि भाई एक वेरिएबल मैंने बना लिया var1 के नाम से, और उस वेरिएबल उसकी की टाइप क्या है, बाइट। उसने 20 बाइट की स्पेस जनरेट कर दी और तमाम बाइट्स को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। इस लाइन का ये मतलब है कि हमने यहाँ पे var1 को एक 20 बिट का साइज अलॉट किया और हर 20 बिट बाइट को इनिशियलाइज कर दिया इन्होंने 0 से। अब इस लाइन का मतलब ये है कि भाई इन्होंने यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई 20 बाइट ली और तमाम बाइट जो है वो अनइनिशियलाइज हैं, जस्ट डिक्लेयर हैं। अब यहाँ पर रन टाइम पे यूजर से इनपुट लिया जाएगा। अब तीसरी चीज यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये भी 20 बाइट, यहाँ पर 4 बाइट है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि हर बाइट को ये वाली वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब ये वैल्यू एक दफा लिखी हुई है, लेकिन कितने टाइम इंप्लीमेंट हो रही है, स्टैक 1 टाइम। ठीक है, स्टैक यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 टाइम्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 टाइम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के 4 टाइम्स। ये चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ पर भी यही कहानी है कि अब यहाँ पर मैंने var3 का वेरिएबल लिया है जिसमें हमने 4 बाइट स्टोर करवा दी, और हर बाइट में इसने
कह दिया कि भाई हर बाइट पे एली प्रिंट हो जाए, एली स्टोर हो जाए। तो ये 3 तरीके कार हैं डुप्लीकेट ऑपरेटर को यूज करने के लिए। अभी इस पे आते हैं, अभी सिर्फ मैनुअल के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, तो हमारे पास ये डेफिनेशन हमें मिल गई थी। अब एरे ऑफ वर्ड की बात की जा रही है, ये तो बाइट की बात की गई थी कि भाई अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल होता है, अब उसकी टाइप क्या है, वर्ड। अब कोई भी एरे बनाना है हमें वर्ड टाइप का, तो हाउ इज इट पॉसिबल। तो यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि भाई एक वेरिएबल लिया, चलो यहाँ पर इन्होंने लिस्ट के नाम से लिया था, इसकी टाइप रख दी वर्ड। वर्ड का साइज सबको पता है कितना होता है भाई, 2 टाइम ऑफ बाइट यानी 16 बिट। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, अब ये मेरे पास क्या है, अब ये सिंपल वेरिएबल नहीं रहा, अब इसमें क्या कर दिया हमने, 4 वैल्यू स्टोर करवा दी। और अब ये जो वेरिएबल है इसकी टाइप क्या है, वर्ड। इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा या तो ये ax bx cx dx के रजिस्टर में इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर मैं eax ebx ecx रजिस्टर में इस्तेमाल करना चाहूंगा तो मुझे यहाँ पे इसकी टाइप देनी होगी dword। अब ये dword टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है लिस्ट, जिसके अंदर हमारे पास 4 आइटम स्टोर हो गए। अब ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एरे वेरिएबल है dword टाइप का। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एरे ऑफ वर्ड, और इसी तरीके से dword और sword डाटा। dword का मतलब शुरू में पता था आप लोगों को, डबल ऑफ वर्ड होता है, और sdword का मतलब होता है साइन वैल्यू। कोई भी अगर आप लोग साइन वैल्यू देते हो इस तरीके से तो आप लोग sword यूज करते हो। एरे ऑफ डबल वर्ड, जैसे कि अभी हम लोगों ने देख लिया भाई, क्रिएट अ एरे ऑफ डबल वर्ड बाय एक्सप्लिसिट इनिशियलाइज एलिमेंट और यूज ऑफ डुप्लीकेट ऑपरेटर। आप इसी वेरिएबल को डुप्लीकेट ऑपरेटर भी बना सकते थे, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था। क्यू वर्ड, क्यू क्यू के बारे में कौन बताएगा भाई, शुरू में बात हुई थी। कितना टाइप के हमारे पास साइजेस होते हैं रजिस्टर्स के, बाइट 8 बिट, बाइट का डबल 16 बिट, 16 बिट का डबल 32 बिट, और जो क्वाड होता है ये रिप्रेजेंट करता है 64 बिट को जनाब। ठीक है, वेरी गुड, 64 बिट को रिप्रेजेंट करता है। जबकि इसकी इंप्लीमेंटेशन अभी हमारे पास अरवाइन में नहीं मिलती, विजुअल स्टूडियो में नहीं मिलती, क्योंकि विजुअल स्टूडियो में मैक्सिमम साइज रजिस्टर्स का क्या है जनाब, 32 बिट। अब यहाँ पे हमारे पास सिंबल, अच्छा क्लास ये मुझे बताओ, सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट सर ने बता दिया आप लोगों को? सिंबॉलिक कांस्टेंट पढ़ाए सर ने आप लोगों को? नो सर, नहीं पढ़ाया। सर नवीद पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों को, सर नवीद शेख? यस सर। तो अभी तक पढ़ा देते हैं यार ये, चलो खैर वो भी पढ़ा देंगे जब। अभी तुम लोग चैप्टर नंबर 2 पे हो, 3 पे हो? 3 पे हो ना, तो 3 में, फिर भी थ्री। तो तुम लोगों के पास कुछ ये वाली स्लाइड यूज हो रही होंगी, ये वाली। हाँ तो इसमें आएगा ना आगे जाके, चलो सर आ जाएंगे इसमें, तो सर भी यस पढ़ा सर, देंगे आप लोगों को। आगे आएगा। हाँ आगे है ना सिंबॉलिक कांस्टेंट। चलो जनाब, सिंबॉलिक कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है उनको देख लेते हैं। यहाँ पर भी देख लो भाई, हमारे पास डुप्लीकेट ऑपरेटर के बारे में बताया गया है, वर्ड, एस वर्ड, डी क्वाड वर्ड के बारे में बात हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलता है हमें सिंबॉलिक कांस्टेंट का। जनाब देखें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि अभी तक हमने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखी है कि जैसे कि मैं कोई भी ए बी सी इक्वल टू 5, क्या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखी है हमने? नो सर। नहीं किया। इसका इस्तेमाल इक्वल टू कहाँ से आ गया भाई? लेकिन क्लास में यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, मूव ई ए एक्स कॉमा ए बी सी, और कॉल राइट डेसिमल करता हूँ, तो क्या आउटपुट प्रेडिक्ट करते हो आप लोग? कुछ होगा इससे? यानी 5 जो है वो ई एक्स में मूव होने के बाद प्रिंट हो जाएगा। अलीना कह रही है कि एरर आएगा।
चलो पहले बिल्ड करके देख लेते हैं कि क्या कोई एरर आ रहा है। एबीसी में सर 5 जाएगा ही नहीं, तो ईएक्स में भी नहीं आ पाएगा। देखो एरर तो नहीं आ रहा, पहली बात तो यही खत्म हो गई कि भाई एरर नहीं आ रहा। क्लास ये 100% इंप्लीमेंट होनी चाहिए वैल्यू, और यहाँ पे 5 प्रिंट होना चाहिए। अब ये 5 की क्या कहानी है इसको समझो। अभी तक तो हम लोग ये समझते हुए आ रहे हैं कि भाई कोई भी वैल्यू अगर स्टोर यस करवानी सर। होती है, अगर कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी होती है तो हम ये वाली इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसे ही समझते हुए आए ना। ये सर क्लास हमें बताया दिस था इज 5। द सिंबॉलिक कांस्टेंट, दिस इज द सिंबॉलिक कांस्टेंट। अब आ जाओ डेफिनेशन पे। सिंबॉलिक कांस्टेंट के बारे में देखो, ये सिंबॉलिक कांस्टेंट का यही वाला कंटेंट जो है वो मैनुअल में भी मौजूद है, तो इसलिए मैं स्लाइड पे आ गया हूँ। मैनुअल भी आप लोग देख सकते हो, और ये स्लाइड आपको आपके टीचर से मिल जाएगी, ठीक है। Symbolic constant or symbol definition is created by associating an identifier, a symbol with an integer expression or some text. Some text जो लिखा है ना मैंने यहाँ पर, ये क्या है, ये सम टेक्स्ट है मेरे पास। बट क्लास ये मेरे पास क्या है, एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है कि जिसमें अब ये सिंबॉलिक कांस्टेंट इटसेल्फ बना ये है, लेकिन इक्वल टू ये सिंबॉलिक कांस्टेंट की एक टाइप है। देखिए सिंबॉलिक कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क ये है कि वेरिएबल कंटेन द मेमोरी, बट दिस इज नॉट कंटेन द मेमोरी। ये कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही, कि आप यूं समझ लो कि अगर मेमोरी एलोकेट हो रही होगी थी तो यकीनन हम यहाँ पर इसका कोई ना कोई साइज एलोकेट कर रहे होते। और दूसरी बात यह है कि अगर ये कोई वेरिएबल होता तो वेरिएबल हम लोग कोड सेगमेंट में तो बनाते ही नहीं है, हम तो डाटा सेगमेंट में बना रहे हैं, लेकिन ये तो पूरा पूरा इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो क्लास कीप इट इन माइंड कि ये 5 की जो वैल्यू है वो हम कांस्टेंट तौर पर, ये बेसिकली क्या है, एक कांस्टेंट तौर पर इंप्लीमेंट हो रहा है। ना तो कोई ये एबीसी कोई मेमोरी है, ना तो कोई मेमोरी एलोकेट हो रही है, ये सिंपल रन टाइम पे एग्जीक्यूशन हो रही होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंबॉलिक कांस्टेंट के बारे में कि भाई एसोसिएट एंड आइडेंटिफायर विद एन इंटीजर एक्सप्रेशन। ये या तो कोई इंटीजर एक्सप्रेशन हो सकती है या तो कोई टेक्स्ट हो सकता है। अब सिंबॉलिक कांस्टेंट में भी जो ये वाली टाइप है वो ये है जो हमने लिखी, इक्वी साइन डायरेक्टिव इक्वल टू। देखें सिंबल डू नॉट रिजर्व द स्टोरेज, सिंबॉलिक कांस्टेंट के बारे में लिखा हुआ है कि जो भी आप सिंबल बना रहे हो कोई स्टोरेज रिजर्व नहीं करती। यूज बाय ओनली असेंबलर व्हेन स्कैनिंग द प्रोग्राम, और ये सिर्फ तब चलेगा जब आपका प्रोग्राम स्कैन हो रहा होगा, ठीक है। और दूसरी बात, कैन नॉट चेंज एट रन टाइम, रन टाइम पे आप चेंज नहीं कर सकते इसको, कि जैसे कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही होती है ना रन टाइम पे, अभी ये है तो इसमें ये है वो है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब सिंबॉलिक कांस्टेंट देखें 6.1, सिंबॉलिक कांस्टेंट का पहला सिंबॉलिक टाइप आई है जिसका नाम है इक्वल साइन डायरेक्टिव। क्या नाम है, इक्वल साइन डायरेक्टिव। दिस इक्वल साइन डायरेक्टिव सिंबॉलिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, और ये इक्वल साइन डायरेक्टिव ये है जनाब, ठीक है। और इसने एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाया किस नाम से, एबीसी के नाम से, जिसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करवा ली। आप यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन भी स्टोर करवा सकते थे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर इसको राइट इंटीजर करूं तो देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आता है, 25। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट में हमने कोई एक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं या कोई एक सिंबल वैल्यू भी दे सकते हैं, और उसमें कोई सम टेक्स्ट भी दे सकते हैं। टेक्स्ट से मुराद हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अगर देने की कोशिश करता हूँ कोई भी स्ट्रिंग एबीसी, और इसको प्रिंट करवाने की, बल्कि इसके डेफिनेशन में कुछ लिखा हुआ है ऐसा सम टेक्स्ट, चलो देखते हैं। मूव edx कॉमा ऑफसेट abc1 कॉल राइट स्ट्रिंग
भाई अच्छा मैं आप लोगों को एक क्लास एक चीज बता दूं, देखो आप लोग जो भी अपना प्रोग्राम बनाया करो ना, तो आप लोग जो भी कोड लिखते हो नया या अपडेट करते हो या मॉडिफाई करते हो, तो सबसे पहले बिल्ड कर लिया करो। डायरेक्ट मल्टीपल टाइम रन करोगे ना आप लोग 2 से 3 दफा, फिर आपको, क्योंकि आप असेंबली लैंग्वेज पे काम करो, रजिस्टर्स पे खेल रहे हो, तो आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ जाता है। आपका प्रोग्राम आप सही भी लिखोगे तब नहीं चलेगा, फिर आपको सिस्टम दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है। और ऐसा यकीनन किसी ना किसी के साथ हुआ होगा। तो आप, मैं भी यहाँ पे जब इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ तो मैं एग्जीक्यूट करने से पहले बिल्ड करता हूँ, और बिल्ड में चेक करता हूँ कि भाई आइदर कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ओहो, यहाँ पर मेरे पास एक एरर इसलिए आया है क्योंकि मुझे यहाँ पर मूव EDX को 0 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन का अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि भाई एक्सप्रेशन 32 बिट इंटीजर में बी रीडिफाइंड कॉल सिंबॉलिक कांस्टेंट। देखें इक्वल्स एंड डायरेक्टिव में कहीं भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि भाई आप इसमें देखो, ओवरऑल ये सिंबॉलिक कांस्टेंट से हम स्ट्रिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन ये वाले सिंबॉलिक कांस्टेंट में हम स्ट्रिंग का काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। एरर आ रहा है हमारे पास। इक्वल्स एंड डायरेक्टिव के बारे में क्या कह रहा है यहाँ पर, अगर हम अपने स्लाइड के अकॉर्डिंग भी देखें तो पहले सिंबॉलिक कांस्टेंट के बारे में इसने क्या बताया। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होते हैं, एक क्रिएट एसोसिएटेड आइडेंटिफायर होते हैं, जो कि कोई भी एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं या तो कोई टैग्स भी हो सकते हैं। ये कोई स्टोरेज भी रिजर्व नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट क्या है कि दे आर यूज ओनली बाय असेंबलर व्हेन स्कैनिंग द प्रोग्राम। अब इस वाले चार्ट को आप लोग एक दफा देख लो। इस वाले चार्ट पे क्या कह रहे हैं कि सिंबॉलिक कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो यूज द स्टोरेज, नहीं, ये स्टोरेज एलोकेट नहीं करते, बल्कि वेरिएबल जो है वो स्टोरेज एलोकेट करते हैं। वैल्यू चेंज एट टाइम, नहीं, इनमें नहीं होती, वेरिएबल्स में होती है। ये डिफरेंस है बेसिकली। अब सिंबॉलिक कांस्टेंट की टाइप हमारे पास आ गई, इक्वल्स एंड डायरेक्टिव। ये पहला सिंबॉलिक कांस्टेंट है। ये 4 किस्म के, 5 किस्म के होते हैं, 4 किस्म के होते हैं, जिसमें से पहला कौन सा है, ये है इक्वल्स एंड डायरेक्टिव, ये। अब यहाँ पर नेम कोई भी दे सकते हो, और इक्वल से क्या होता है कि वो एक इक्वल्स एंड डायरेक्टिव का सिंबॉलिक कांस्टेंट आ सकता है। यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि यहाँ पर एक्सप्रेशन हो सकती है या तो कोई वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग नहीं हो सकता। ठीक है, स्ट्रिंग पे हमारे पास एरर आ रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि भाई इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, एक्सप्रेशन 32 बिट इंटीजर की होनी चाहिए। और अब आप ये वाला जो सिंबॉलिक कांस्टेंट है इसको रीडिफाइन भी कर सकते हो। रीडिफाइन से क्या मुराद, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर काउंट का एक सिंबॉलिक कांस्टेंट लिया 5, और उसके बाद मैं यहाँ पर मूव EAX काउंट लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कई भाई कॉल राइट डेसिमल। फिर दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी तीनों लाइन ऑफ कोड को कॉपी करके जनाब मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि भाई मे बी रीडिफाइन, आप इसको रीडिफाइन भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से रीडिफाइन कर दिया। है तो वही नेम, दोनों में सेम नेम है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, इसको ये कर दिया। लेकिन आप जनाब यहाँ पर इसको रीडिफाइन कर रहे हो। अब मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो एक मुझे प्रिंट करके देगा। मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत भी बना लूँ, कॉल CRLF। तो अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले 5 प्रिंट करके देगा, उसके बाद लाइन ब्रेक के बाद मुझे 10 प्रिंट करके देगा। सही है। अच्छा अब क्लास आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि ये तो मेरे पास 10 है, उसके बाद ये जो 2 कैरेक्टर है ना, ये मेरे पास क्या है, ये एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर, इनको क्लियर करना पड़ेगा। तो वेल अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई क्योंकि राइट स्ट्रिंग भी है ना, मैं इसको चलो यहाँ पर कमिट आउट कर देता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो
कोई ना कोई सिंबल ले रहा होता है। चलो इसको क्लियर कर दिया मैंने। अब मेरे पास यहाँ पर ये प्रॉपर आउटपुट दे रहा है, ये आपके सामने 5 और 10। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट में जो इक्वी साइन डायरेक्टिव का जो सिंबॉलिक कांस्टेंट है, तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि भाई आप इसको रिडिफाइन कर सकते हो, नेम इज कॉल्ड सिंबॉलिक कांस्टेंट, जो इसका नाम होगा ना बेसिकली। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? काउंट इज द सिंबॉलिक कांस्टेंट। अब इसकी टाइप क्या है, वो इसकी वजह से कि भाई ये इक्वी साइन डायरेक्टिव है, ये इक्वी साइन डायरेक्टिव का सिंबॉलिक कांस्टेंट है जिसका नाम है काउंट, राइट। तो गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल टू यूज सिंबल्स, तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इक्वी साइन डायरेक्टिव के बारे के लिए इन्होंने यहाँ पर रीडेफिनेशन की एग्जांपल ले ली, हमने भी ले ली थी यहाँ पर। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा सिंबॉलिक कांस्टेंट आ गया, डॉलर। अब ये डॉलर के बारे में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द साइज ऑफ द बाइट एरे। देखो जनाब, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। बैकवर्ड काउंटिंग कर रहा है। देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया लिस्ट के नाम से, ठीक है, और उसकी टाइप दे दी बाइट। अब बाइट में मैंने जनाब कुछ स्टोर करवा दिया 1, 2, 3, 4। अब ये मेरे पास क्या बन गया, एक एरे बन गया जिसकी टाइप क्या है, बाइट, जिसमें मैंने कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो स्टोर करवा दिए। अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक सिंबॉलिक एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ साइज ऑफ लिस्ट के नाम से, और उसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने इक्वल टू करने के बाद मैंने कह दिया कि भाई ये एक इक्वल साइन डायरेक्टिव यूज कर लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई डॉलर माइनस लिस्ट जो मेरा पास वेरिएबल था। अब ये मुझे क्या एलोकेट करके देगा, अब इस चीज को समझिएगा। मैं यहाँ पर कुछ नहीं करता, सिंपल क्या कर लिया जनाब मैंने, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिस्ट एक वेरिएबल लिया जिसकी टाइप बाइट, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करवा दिए। अब ये एक एरे वेरिएबल है। अब ये वाला सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या है, ये इक्वल साइन डायरेक्टिव है, और ये भी एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है जो कि क्या कर रहा है कि जो भी लिस्ट ऑफ वैल्यू है उनको काउंट कर रहा है। देखें डॉलर क्या काम करता है एग्जैक्टली, डॉलर के बारे में कह रहे हैं करंट लोकेशन काउंटर है, कि भाई हर एलिमेंट पे कि को अपनी अपनी लोकेशन पे क्या करेगा, रीड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा एड्रेस को जो भी उसके वेरिएबल के होंगे, और उसके बाद डिफरेंस निकालेगा नंबर ऑफ बिट में। तो ये मिलकर क्या करेगा सिंबॉलिक कांस्टेंट, ये जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उन सब का बाइट कैलकुलेट करके लेके आएगा, जिससे हमें साइज पता चलेगा कि भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस वेरिएबल। तो देखें जनाब, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैनुअल में भी अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसकी, मूव यहाँ पे मैंने, अब क्योंकि बाइट है ना तो मैंने AX यूज कर लिया, नहीं AX भी नहीं, AL कॉमा, मैं लिखता हूं यहां पर साइज ऑफ लिस्ट कॉल राइट इंटीजर। अब